चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी विशाल कंपनी की जो अपनी ताकत के चरम पर थी, लेकिन फिर भी एक बहुत ही अजीब सी मुश्किल का सामना कर रही थी। एक ऐसी ताकत जिसने एक पूरे साम्राज्य पर कब्जा कर लिया, लेकिन वो खुद टूटने की कगार पर थी। 12.5%। ये वो शानदार डिविडेंड था जो ईस्ट इंडिया कंपनी अपने डायरेक्टर्स को दे रही थी। पहली नज़र में देखने पर तो यही लगता था कि कंपनी बहुत कामयाब है और अविश्वसनीय रूप से मुनाफा कमा रही है, जैसे कोई पैसे छापने की मशीन हो। लेकिन यहीं पर कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। अगर कंपनी इतनी सफल थी, तो उसे ब्रिटिश सरकार से 10 लाख पाउंड के भारी भरकम लोन की जरूरत क्यों पड़ी? यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा रहस्य है कि कैसे इतनी मुनाफे वाली दिखने वाली कंपनी दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गई। देखिए, इस पहेली का जवाब छुपा है डुअल गवर्नमेंट नाम के एक सिस्टम में। हमें ये समझना होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी असल में तो एक ट्रेडिंग फर्म थी, कोई सरकार नहीं। जब उसने बंगाल पर कब्जा किया तो उसने शासन करने की कोशिश तो की, लेकिन एक व्यापारी की तरह। कंपनी का एक ही मकसद था और वो कभी नहीं बदला, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना। लोगों की भलाई जैसी शासन की जिम्मेदारियां उनके बिजनेस के सामने हमेशा दूसरे नंबर पर रहीं, और यही टकराव आगे चलकर बहुत विनाशकारी साबित हुआ। तो ये डुअल गवर्नमेंट आखिर थी क्या चीज? 1765 से 1772 तक बंगाल में एक अजीब सा सिस्टम बनाया गया। इस सिस्टम के तहत कंपनी ने सारी ताकत, सेना, टैक्स, सब कुछ अपने हाथ में रखी, जबकि शासन चलाने की सारी जिम्मेदारी स्थानीय भारतीय नवाबों और अधिकारियों पर डाल दी गई। मतलब ये पूरा का पूरा सिस्टम एक बहुत ही अजीब से असंतुलन पर टिका था। एक तरफ थे भारतीय अधिकारी जिनके पास कोई ताकत नहीं थी लेकिन सारी जिम्मेदारी थी, और दूसरी तरफ थे कंपनी के अधिकारी जिनके पास सारी ताकत थी लेकिन जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं। इसका नतीजा क्या होगा ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। जब आपके पास बेहिसाब पावर हो और कोई जवाबदेही ना हो तो करप्शन तो होगा ही। और ईस्ट इंडिया कंपनी के राज में ठीक यही हुआ। ऐसा लगता था जैसे ये सिस्टम बनाया ही गया हो लूट खसोट और शोषण के लिए। और कंपनी के अधिकारियों ने अपनी जेबें भरने के लिए इस सिस्टम का क्या खूब फायदा उठाया। उन्होंने अवैध तरीके से व्यापार किया, स्थानीय व्यापारियों को तबाह कर दिया और भारतीय राजाओं और जमींदारों से जबरदस्ती रिश्वत और महंगे गिफ्ट वसूले। ये निजी लालच का एक खुला खेल था। रॉबर्ट क्लाइव और वॉरेन हेस्टिंग्स ये नाम इस लूट खसोट का चेहरा बन गए। उन्होंने भारत में बेहिसाब दौलत जमा की और जब वे ब्रिटेन वापस लौटे तो वे इस भ्रष्टाचार के प्रतीक बन गए और लोगों के गुस्से का निशाना बने। अब भारत में जो ये सब चल रहा था उसकी गूंज 7 समंदर पार ब्रिटेन तक पहुंचने लगी थी। कंपनी के अधिकारियों ने जो दौलत जमा की थी उसने वहां एक बड़ा राजनीतिक और सामाजिक संकट खड़ा कर दिया। इन रातों रात अमीर हुए कंपनी अधिकारियों को नॉब कहा जाने लगा, मतलब नवाब शब्द का बिगड़ा हुआ रूप, एक तरह से मजाक उड़ाते हुए। ये लोग भारत से लाई अपनी बेशुमार दौलत का दिखावा करते थे, जिससे ब्रिटेन का पुराना अमीर तबका और व्यापारी उनसे जलने लगे और उन्हें नीची नज़र से देखने लगे। तो इन नौबॉब्स के खिलाफ गुस्सा हर तरफ था। दूसरे व्यापारी उनके एकाधिकार से नाराज थे। पुराने अमीर घराने उन्हें नया नया अमीर और असभ्य मानते थे, और आम जनता उन्हें लुटेरे की तरह देखती थी। यहाँ तक कि नेताओं को भी ये डर सताने लगा था कि ये भ्रष्ट पैसा पूरे ब्रिटिश राष्ट्र के चरित्र को ही खराब कर देगा। और ये सिर्फ आम लोगों का गुस्सा नहीं था, उस दौर के बड़े बड़े विचारक भी इसके खिलाफ थे। महान अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने अपनी मशहूर किताब द वेल्थ ऑफ नेशंस में साफ साफ लिखा कि व्यापारियों की सरकार किसी भी देश के लिए सबसे बुरी सरकार होती है। ये इस पूरे सिस्टम पर एक बहुत बड़ी टिप्पणी थी। तो अब सारे धागे एक साथ जुड़ने लगे हैं। एक खराब गवर्नेंस का सिस्टम जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर करप्शन हुआ, और फिर ब्रिटेन में उसके खिलाफ एक जबरदस्त राजनीतिक माहौल बना। ये सब मिलकर कंपनी को एक बहुत बड़े संकट की ओर धकेल रहा था। तो ये बर्बादी का रास्ता कैसे बना? चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। पहला, प्रॉफिट और पावर का एक खतरनाक कॉकटेल बना। दूसरा, अधिकारियों ने निजी फायदे के लिए इसका जमकर शोषण किया। तीसरा, ब्रिटेन में एक राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया। और आखिर में बाहर से अमीर दिखने वाली कंपनी अंदर से खोखली होकर दिवालिया होने की कगार पर आ गई। तो आखिर में ये साफ हो गया कि ये सिस्टम अब और नहीं चल सकता। कंपनी अपने ही लालच के बोझ तले दबी जा रही थी।
बदलाव बहुत जरूरी था और इसीलिए ब्रिटिश सरकार को सीधे दखल देने पर मजबूर होना पड़ा, जिससे भारत में ब्रिटिश शासन का एक नया दौर शुरू हुआ। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। जब किसी भी संगठन का एक ही लक्ष्य हो, सिर्फ और सिर्फ मुनाफा, तो उसकी असली कीमत कौन चुकाता है? ये सवाल सदियों पहले जितना जरूरी था, आज की कॉर्पोरेट दुनिया में भी उतना ही मायने रखता है।